हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए रामबाण साबित होंगे। और बड़े ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न जो हैं आपके, ये ज्योग्राफी के हैं और इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। एक एक करके सबके बारे में हम देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, क्योंकि एनटीपीसी वाले बच्चों का पेपर है, सबको ये प्रश्न मिल जाए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो बार बार परीक्षा में रिपीट करते हैं। चलिए आइए एक एक करके हम सबकी चर्चा करते हैं। आप लोग नोट भी करते चलें और कितना प्रश्न आपने सही किया ये हमको जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है। ऑप्शन ए है आपका फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी है क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी है कोरोना और ऑप्शन डी है क्रोड, ठीक है ना। तो छात्रों, ये एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। चलिए, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्न कि सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है, यानी कि जो सूर्य की 4 मंडल है उसमें सौर पवन किससे निकलती है, प्रश्न कर रहा है। ऑप्शन ए है फोटोस्फीयर, बी है क्रोमोस्फीयर, सी है कोरोना और डी है क्रोड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोरोना, ठीक है ना। आइए हम कोरोना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले कोरोना ऑप्शन सही होगा। कोरोना को देखते हैं। इस कोरोना को हम लोग कहते हैं सूर्य का मुकुट। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट इसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट भी इसे कहा जाता है। और यही वो भाग है जिससे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है रेडिएशन निकलती है, एक्सरे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जिस भाग से प्रकाश उत्पन्न होता है वो यही भाग है कोरोना है आपका, ठीक है ना। इसी भाग से क्या होता है? प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें फोटोस्फीयर दिया हुआ है, तो फोटोस्फीयर का मतलब है कि जो सूर्य का वह भाग जो चमकता है, जो हमें प्रकाश देता है, उसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। क्रोड की बात करें अगर, तो क्रोड वह भाग है जहां पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और क्रोमोस्फीयर वह भाग है आपका जो प्रकाश मंडल का वह भाग है जो प्रकाश नहीं देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोरोना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि निहारिका क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निहारिका क्या है, इसको देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि एक तप्त गैस का बादल है, यह ऑप्शन नंबर ए है। बी है आपका एक तप्त गैस का गोला है। सी है धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण है। और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि निहारिका क्या होती है, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है कि एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का बादल, गैस का बादल, यह ऑप्शन नंबर ए है आपका, यह सही होगा यहाँ पे कि निहारिका क्या होती है? एक तप्त गैस का बादल होती है, ठीक है ना। देखिए, निहारिका कभी कभी जो है जो मृत तारे होते हैं जिसे हम लोग सुपरनोवा कहते हैं, उसके जो धूल होते हैं और उनसे जो गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम होती है, जो उनकी गैस होती है उससे भी इसका निर्माण होता है निहारिका का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि एक तप्त गैस का बादल है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आगे वाले प्रश्न की चर्चा की थी, इसमें आ गया आपका कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य की दीप्तिमान सतह को, जो हमें प्रकाश देती है? ऑप्शन ए है प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी है वर्णमंडल, ऑप्शन सी है सूर्य किरीट और ऑप्शन डी है सूर्य धब्बा। आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको हम ट्रिक करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या? प्रकाश मंडल। क्या सही होगा? प्रकाश मंडल सही होगा, ठीक है ना। यानी कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। और वर्णमंडल वह भाग होता है जो प्रकाश नहीं देता, यानी कि प्रकाश मंडल के किनारे का भाग वर्णमंडल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है
ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, आप बताएंगे ट्रिक करके कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी दिया है इसमें 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4000 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी दिया है 5000 डिग्री सेल्सियस। देखिए लगभग पूछ रहा है और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ट्रिक करना है, ठीक है। तो कौन सा उत्तर इसमें सही होगा आप लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, लगभग में इतना दिया है तो ये सही होगा, लेकिन प्रकाश मंडल या सूर्य की सतह के तापमान की अगर हम बात करें बाहरी सतह की तो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसने 1543 में, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना, देखेंगे नोट भी करेंगे आप लोग, कि निम्नलिखित में किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य के केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की। इसमें ऑप्शन ए दिया है एन कोपरनिकस, बी दिया है आई न्यूटन, सी दिया है हेरोडोट्स और डी दिया है अरस्तु। इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। चलिए बताएंगे जल्दी से आप लोग। हाँ, इसमें जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा कोपरनिकस। कौन? कोपरनिकस। ठीक है, यानी कि कोपरनिकस ने यह बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड में, इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी क्या करती है, उसके चारों तरफ उसका चक्कर करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा एन कोपरनिकस, यहाँ पे सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को, बीच में खाली जगह है, कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि किसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। इसमें ऑप्शन ए है आपका कोपरनिकस, ऑप्शन बी है टॉलेमी, ऑप्शन सी है लाप्लेस और ऑप्शन डी है चैम्बरलिन। बताएंगे आप इसमें कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी करें। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, इसमें भी, इस प्रश्न में भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा कोपरनिकस। ठीक है, दोनों प्रश्न में कोपरनिकस सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला होता है। ध्यान दें आप सभी लोग एक एक करके सब प्रश्न को ट्रिक करें और नोट भी करके रख लें और एक अच्छी नोट बना लें। ठीक है, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि, ऑप्शन सुने, ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी गलत हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएंगे। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है कि धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। वैसे ध्यान दें आप सभी लोग कि ये जो प्रकाश का नीला रंग दिखता है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों, कैसे होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। नीले रंग की जो प्रकीर्णन क्षमता होती है ये सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और लाल रंग की क्या होती है? लाल रंग की ये कम होती है। क्या होती है? कम होती है। यानी कि लाल रंग की प्रकीर्णन क्षमता क्या होती है? कम होती है। और बैगनी रंग की क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि धूल के कण जो होते हैं ना, धूल के जो कण वायुमंडल में विद्यमान है उस पर प्रकाश फैल जाता है जिससे हमको किस रंग का दिखता है? आसमान नीला रंग का दिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सौर कलंक है। प्रश्न है आपका कि सौर कलंक है, किसे कहते हैं हम सौर कलंक? देखें छात्रों ध्यान दो सभी लोग, ये डिटेल वीडियो मैं बनाया हूँ सौर मंडल की, उसमें डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हम केवल प्रश्न करवा रहे हैं जिससे आप लोग देखेंगे कि कितने प्रश्न आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए देखेंगे सौर कलंक है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य की सतह के काले धब्बे, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य के समीप काले धब्बे, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य के समीप लाल धब्बे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा आपका। तो देखें सौर कलंक की बात कर रहा है तो सूर्य में मैंने बताया थे कि कुछ काले धब्बे नजर आते हैं। ठीक है ना, जैसे ये सूर्य है आपका, इस सूर्य में कुछ काले धब्बे नजर आते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर
कलंक कहते हैं। तो यहां भी यह प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्य की सतह के काले धब्बे। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिलीपींस को, ऑप्शन बी है जापान को, ऑप्शन सी है ताइवान को, और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया को। आप बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा? सब लोग जानते हैं। देखिए इसमें जो सही है वो ये है कि जापान को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं, जापान को। ठीक है, ध्यान दें, ये जापान जो है ये निहोन या निप्पोन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य या सूर्योदय का देश। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन ए दिया है आपका इयोसीन, ऑप्शन बी है प्लीस्टोसीन, और ऑप्शन सी है प्लायोसीन, और ऑप्शन डी है ओलिगोसीन। ठीक है, आप बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा? चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लीस्टोसीन। क्या सही होगा? प्लीस्टोसीन सही हो जाएगा, क्योंकि प्लीस्टोसीन युग की सबसे प्रमुख विशेषता थी हिमयुग की। वहां बताया था कि जो भौगोलिक विस्तार था उस पे हिम का जमाव था, ये उसकी क्या थी? प्रमुख विशेषता थी, इसीलिए उस युग को हम लोग क्या कहते हैं? हिमयुग कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों ये रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी के, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है पेपर में। ऐसा नहीं कि केवल एनटीपीसी के लिए है, यहाँ से जो है लेखपाल वगैरह में भी प्रश्न बनेगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया, और इस प्रश्न को आप नोट करके भी रख लेंगे अपने पास। ठीक है ना, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।